नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 9th हिंदी क्षितिज भाग 1 से पाठ 14 को पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है चंद्र गहना से लौटती बेर। और इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। अब हम इनके जीवन परिचय से शुरू करेंगे। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ। अर्थात केदारनाथ का जन्म कब हुआ तो 1911 में हुआ। कहाँ हुआ तो कमासिन गांव में हुआ। ये कौन से ज़िले में आता तो बांदा, और बांदा कौन से स्टेट में आता है, राज्य में आता है तो उत्तर प्रदेश में। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। इनकी जो शिक्षा है वह कहाँ से हुई तो आगरा विश्वविद्यालय से और इलाहाबाद से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। जो केदारनाथ अग्रवाल हैं वह क्या है, इनका जो व्यवसाय था वह क्या था, वकील। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा है। मतलब उस समय जो आंदोलन चल रहे थे तो उनमें साहित्यिक आंदोलन से इनका क्या हो गया, गहरा जुड़ाव हो गया। सन 2000 में उनका देहांत हो गया, अर्थात सन 2000 में इनकी मृत्यु हो गई। अब है रचना परिचय। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं तो इनकी रचनाओं को देखते हैं। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी। तो ये सभी इनकी क्या हो गई, रचना हो गई। अब इनके रचनाओं के बारे में क्या बताया गया थोड़ा सा ही जानेंगे। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन रचनाओं के कारण इन्हें क्या है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अब बता रहे हैं कि केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो ये कौन सी धारा के कवि हैं तो प्रगतिवाद धारा के प्रमुख कवि हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। जो जन सामान्य का संघर्ष है और प्रकृति का जो सौंदर्य इनकी कविताओं का क्या है, मुख्य प्रतिपाद्य है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है। मतलब इनके यहाँ पर जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में आप क्या देख सकते हैं तो प्रकृति का जो यथार्थवादी रूप है वह बताया गया है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और है स्थापत्य की कला। और इनकी जो रचनाएं हैं उनमें हम क्या देख सकते हैं, शब्दों की सुंदरता को देख सकते हैं, ध्वनियों की धारा को देख सकते हैं, और जो स्थापत्य कला होती है उस कला को भी देख सकते हैं। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। मतलब संगीतबद्ध होना, संगीतात्मकता होना इनके काव्य की एक क्या है, अन्यतम विशेषता है, विशेष गुण है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। और बता रहे हैं कि बुंदेलखंडी समाज का जो दैनंदिन मतलब दैनिक दिनचर्या होती है उस जीवन में अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में क्या किया गया है, अभिव्यक्त किया गया है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं। जो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं यह क्या करते हैं, कविता की भाषा को जो लोक भाषा होती है जो जन सामान्य बोलता है उसके पास में लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों की आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। और बता रहे हैं जो ग्रामीण लोग होते हैं, गांव में रहने वाले लोग होते हैं, तो उनकी जीवन से जुड़े जो बिंब होते हैं उसको क्या करते हैं, आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं। अब हम जानेंगे पाठ का संक्षिप्त परिचय। कविता का संक्षिप्त परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। तो इस कविता में हम क्या देखेंगे कि कवि ने प्रकृति के प्रति उनकी जो गहरा लगाव है उसको बताया है। वह चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलियान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। और बता रहे हैं कि जब वो वहाँ से लौटते हैं उस गांव से, तो लौटते समय जब किसान क्या करते हैं, खेती वगैरह करते रहते हैं, अनाज निकालते रहते हैं, सब्जियां निकालते हैं, और जो प्राकृतिक सुंदरता होती है वह क्या करती है, उसको अपने आप ही आकर्षित कर लेती है, अपनी ओर खींच लेती है। इस कविता में कवि की
सृजनात्मक कला की अभिव्यक्ति है। मतलब इस कविता में कवि ने क्या किया है, जो उनके काव्य की एक सृजनात्मक कला है। सृजना का मतलब होता है निर्माण करना, कल्पना को क्या क्या है, अभिव्यक्त किया है, जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है। मतलब साधारण सी भी चीज़ देखेंगे तो उसमें भी क्या है, असाधारण सुंदरता को दिखाती है, और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। और बता रहे हैं कि जो आजकल हम देख रहे हैं पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं और शहरीकरण होता जा रहा है। पहले गांव में क्या बहुत अत्यधिक मात्रा में पेड़ हुआ करते थे, ज़मीन हुआ करती थी, परंतु अब उन्हीं गांव में क्या है, जब शहरीकरण हो रहा तो पक्के मकान बन गए, पक्की सड़क बन गई, नल लग गए, तो इसके बीच भी क्या है, उनकी जो संवेदना है वो भी क्या है, सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। मतलब यहाँ पर कविता में मुख्य रूप से बताया गया प्रकृति और उसकी संस्कृति की जो एकता होती है इसको बताया है। आगे देखते हैं, जैसे चने की बगल में बैठकर हट करके पास में खड़ी हो गई हो। मतलब यहाँ पर खेती के बारे में वर्णन करती हुई बता रहे हैं कि चने की बगल में बैठकर हट करके पास में खड़ी हो गई हो, अपनी कामनी काया और लचीली कमर के साथ उसने बालों में नीले फूल लगा रखे हों, जैसे ये कह रही हो कि जो भी फूल को छुएगा उसे ही उसका दिल मिलेगा। तो यहाँ पर प्रकृति में भी क्या है, मानवीकरण कर दिया है। मानवीकरण करने के कारण उन्होंने बता दिया है कि मतलब कामनी काया है उसकी, लचीली कमर है, बालों में नीले फूल लगने से वह बहुत ज़्यादा सुंदर हो गए हैं, और जो भी इनके फूलों को छुएगा बालों में से तो उसे ही क्या है, उसका दिल मिलेगा। अर्थात जो भी उस फूल को छू कर आएगा वही उसका हृदय प्राप्त कर पाएगा। अब हम चलते हैं कविता की पंक्तियों की ओर, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है, आज जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो यहाँ पे कविता के माध्यम से बताया गया है। सबसे पहले हम इसके संदर्भ को देख लेते हैं, फिर प्रसंगों को देख लेते हैं, फिर व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो प्रस्तुत पठित पाठ्य पंक्तियाँ हमारी पठित पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से ली गई हैं, और इसका शीर्षक है चंद्र गहना से लौटती बेर, और इसके जो कवि हैं वह हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। तो ये तो हो गया आपका संदर्भ। प्रसंग में इसमें क्या बताया गया है वो हम प्रसंग में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो सरसों की खेती हो रही है उसकी जो निराली छटा है उसको बताया गया है, और एक यहाँ पर नायिका के रूप में वर्णन किया गया है। मतलब उसको ब्याह का मंडप बता दिया, और ऐसा लग रहा है मानो कि वो ब्याह के मंडप पर आई हैं और वहाँ पर स्वयंवर हो रहा है, मतलब एक दूसरे को वरमाला पहनाई जा रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, मानवीकरण कर दिया गया है। अब हम व्याख्या में देखते हैं। सरसों तो लगता है सबसे बड़ी हो गई है, वह इतनी बड़ी हो गई है कि उसने अपने हाथ पीले करवा लिए। मतलब आपने देखा होगा जो सरसों का पौधा होता है तो उस सरसों के पौधे में पीले पीले फूल होते हैं, और जब आप उसको टच करेंगे जो मुलायम मुलायम फूल होते हैं तो उसका रस हमारे हाथों पर लग जाता है, और हाथों पर लगने के कारण हमारे जो हाथ होते हैं वह कैसे हो जाते हैं, पीले रंग के हो जाते हैं। तो वही दृश्य यहाँ पर बताया है। और विवाह मंडप में बैठ गई है, ऐसा लग रहा है कि होली के गीत गाता हुआ फागुन का महीना भी उस ब्याह में शामिल हो रहा है। आपने देखा होगा जो फागुन का महीना आता है इस समय क्या है, फसलें बहुत अच्छे से लहलहाने लगती हैं, सुंदर लगने लगती हैं। तो यहाँ पर ये दृश्य बताया कि ये क्या लग रहा है, विवाह का मंडप हो, और इसमें ये क्या है, क्योंकि हम जब शादी करते हैं तो शादी में आपने देखा होगा तेल हल्दी चंदन आदि का प्रोग्राम रखा जाता है। तो उसी में से यहाँ पर हल्दी का प्रोग्राम होने के बाद आप क्या किया है, उसको सजा करके विवाह के लिए मंडप पर ले आए हैं और वो मंडप में बैठ गई है। और आगे बता रहे हैं कि इसी समय पर होली का समय है,
तो होली के समय लोग क्या कर रहे हैं, होली के गीत गा रहे हैं। फागुन का महीना भी उस ब्याह में क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बाराती आते हैं और बाराती लोग क्या है, शादी में शामिल होते हैं। इस स्वयंवर में प्रकृति अपने प्यार का आंचल हिला रही है। और जो स्वयंवर चल रहा है तो इसमें प्रकृति क्या कर रही है, अपने प्यार का जो आंचल है उसको हिला रही। आंचल का मतलब होता है जो माँ साड़ी पहनती है, उस साड़ी पहनने के बाद जो सिर ढकने के बाद जो नीचे का हिस्सा होता है उसको हम आंचल कहते हैं। हालांकि यह निर्जन भूमि है, लेकिन लोगों की भीड़ भाड़ वाले शहर से कहीं ज़्यादा प्रेम यहाँ देखने को मिल रहा है। बता रहे हैं कि कहने को तो ये कैसी भूमि है, निर्जन, यहाँ पे व्यक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति की बात चल रही है, फसलों की बात चल रही है, तो इसलिए इनको क्या कहा है, व्यक्तियों से रहित भूमि कहा है। लेकिन लोगों की भीड़ भाड़ वाले शहर से कहीं ज़्यादा प्रेम यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं भले यहाँ पर व्यक्ति नहीं है, व्यक्तियों से रहित है ये धरती भूमि, फिर भी यह जो शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं, पास पास रहते हैं, तो उसकी भीड़ से कहीं ज़्यादा सुंदर है और यह दृश्य देखने में हमें मनोहारी लग रहा है। अगली पंक्तियाँ हैं, और पैरों के तले हैं एक पोखर, उठ रही है इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उठी हैं घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ, एक चांदी का बड़ा सा गोल खम्बा, आँख को है चमक चमकाता है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। अब आगे बता रहे हैं, पैरों पैरों में क्या है, जो पैरों के तले होते, तलवे होते हैं ना, उनको तले बोला है यहाँ पर। एक पोखर उठ रही इसमें लहरिया, मतलब इसमें क्या है, एक लहर उठ रही है। और बता रहे हैं कि नील तल में जो उठी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। तो ऐसे क्या कर रहे हैं, प्रकृति का आगे वर्णन कर रहे हैं। संदर्भ पूर्वत हो जाएगा, सिर्फ आपका यहाँ पर प्रसंग चेंज हो जाएगा। तो प्रसंग में क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति में कवि जो फसल आ गई है उस फसल को आने के बाद उसके जो पैरों के माध्यम से उनकी जो लहरें उठ रही हैं उन लहरों को बताया है। और बीच में क्या है, एक मोटा सा खंभा है जिसको क्या है, जाट कहा जाता है। तो ऐसे क्या कर रहे हैं, वहाँ का वर्णन कर रहे हैं। तो सामने एक पोखर है जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। पोखर की तल छटी में जो शैवाल है वो भी साथ साथ लहर मार रहे हैं। पोखर के बीच में प्राय लकड़ी का एक मोटा सा खंभा होता है। आपने पोखर देखा होगा, तो पोखर बीच बीच में क्या होता है, अक्सर एक लकड़ी का मोटा सा खंभा होता है। कुछ जगह पर इसे जाट कहा जाता है, मतलब कुछ लोग इसे क्या करते हैं, जाट कहते हैं। इससे पोखर में पानी की गहराई का पता लगता, मतलब पता चलता रहता है। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, इससे क्या होता है, पोखर में कितना पानी है उसकी गहराई को नापा जा सकता है और पता किया जा सकता है कि पोखर में कितना पानी है। इसकी तुलना चांदी के एक बड़े से खंभे से की गई है जिससे आंखें चौंधिया जाती हैं। किनारे पड़े छोटे छोटे पत्थर इस तरह चुपचाप पानी पी रहे हैं जैसे उनकी प्यास कभी नहीं बुझने वाली हो। यहाँ पर आपने देखा होगा, जब हम खेती करते हैं तो खेती करने के लिए हमें क्या, पानी की आवश्यकता होती है। अब पानी की आवश्यकता होती तो वो भी व्यवस्था क्या करना पड़ता, खेतों के बीच में ही करना पड़ता। तो इन्होंने पोखर बनाया, तो पोखर की को किस नाम से पुकारते हैं, पोखर से क्या क्या लाभ है, सब बता दिए और कैसा लगता है। तो इसकी तुलना चांदी का एक बड़े से खंभे से कर दी गई है जिसमें आंखें क्या होती है। अब चांदी आप धूप में देखेंगे, क्योंकि जो प्रकृति होती है वो खुली होती, तो उस पर क्या धूप पड़ रही, तो वो धूप क्या है, आँखों पर पड़ रही, तो आँखें क्या है, चमचा चौंधे आती हैं, मतलब चिपचिपाती, कभी खुलती हैं कभी बंद होती हैं। और किनारे पड़े छोटे छोटे जो पत्थर इस तरह चुपचाप पानी पी रहे, मानो क्या है, वो अपनी प्यास को ही बुझा रहे हों। आगे की पंक्तियाँ, चुप खड़ा बगुला डुबाए ढांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। प्रसंग वही रहेगा, संदर्भ वही रहेगा। अब हम क्या है, इसके अर्थ को समझेंगे। बगुला पानी में अपनी टांग डुबाकर चुपचाप खड़ा है और जैसे ही किसी मछली को देखता है तो उसका ध्यान भंग हो जाता है। वह चट से उसे चोंच में दबाकर अपने गले के नीचे उतार लेता है, अर्थात पानी पी लेता है। अगली पंक्तियां हैं,
एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के चपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक ही उजड़ी चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। औ यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। दूर दिशाओं तक फैली हैं बांस भूमि पर, इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। तो अब यहाँ पर इसकी व्याख्या को देखिए। एक काले माथे वाली चतुर वाली चालाक चिड़िया अपने सफ़ेद पंखों के झपाटे से जल के हृदय पर तेजी से टूट पड़ती है। मतलब यहाँ पर चिड़िया भी क्या कर रही है, पानी को पी रही है। अब चिड़िया का यहाँ पर वर्णन किए कर दिया कि चिड़िया कैसी, तो एक काले माथे वाली है, मतलब उसका माथा कैसा है, काला है। और वो जो चिड़िया है वह कैसी है, चतुर है, चालाक है। और अपने पंखों के झपाटे से वह क्या करती, जल के हृदय पर तेजी से टूट पड़ती, मतलब उसको पीने लगती है, अपनी चोंच में भरने लगती है। और एक चतुर मछली को अपने पीले चोंच में दबाकर आसमान में उड़ा ले जाती है। अब यहाँ पे क्या किया, पानी पीते पीते उसको क्या, मछली दिखी। जैसे ही उसको वो मछली दिखी तो उसने क्या किया, जल्दी से मछली को पकड़ा और चोंच में दबा करके वह क्या है, आसमान की ओर उड़ जाती है। क्योंकि जो पक्षी होते हैं वो कहाँ उड़ते हैं, आसमान में ही उड़ते हैं। तो वो भी क्या, मछली को पानी में से निकाल के चोंच में दबाकर आसमान की ओर चली जाती है। सामने ऊंची जमीन से रेलवे लाइन गई है। और आगे बता रहे हैं कि सामने जो ऊंची जमीन है उस पर से रेलवे लाइन गई है, लेकिन अभी ट्रेन का समय नहीं हुआ है। कवि को कहीं जाने की जल्दी भी नहीं है, इसलिए वह वहाँ की सुंदरता को अपनी आंखों में भरकर उतारने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। और बताया गया है इसी कारण से अब क्या है कि ट्रेन तो चल नहीं रही है, अब ट्रेन नहीं चल रही तो कवि क्या कर रहा है, उस दृश्य को बहुत अच्छे से अनुभव कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे उसमें आनंद आ रहा है। और कहीं जाना भी नहीं है तो और अच्छे से निहार रहा है प्रकृति को। और वहाँ की सुंदरता को वो क्या करता है, अपनी आंखों में भर लेना चाहता है। उसको लगता है कि इतनी सुंदर दृश्य, इस दृश्य को मैं अपनी आंखों में बसा लूँ, क्योंकि हमें अच्छी चीज़ ही अच्छी लगती है। पठारी क्षेत्र की पहाड़ियाँ कम ऊंचाई वाली और बेडोल होती हैं। साथ में बबूल और रीवा के कांटेदार पेड़ कोई सुंदर दृश्य प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। और बता रहे हैं कि आप एक हरा भरा दृश्य देखो खेतों का, और एक दृश्य आप पहाड़ी का देखो। तो पहाड़ी क्या होती, कम ऊंचाई वाली और बेडोल होती है। जो पठारी क्षेत्र की भूमि होती है ना, वहाँ पे बता रहे हैं। और उसमें आपको अधिकतर क्या पाया जाएगा, बबूल और रीवा के कांटेदार पेड़ ही दिखाई देंगे। और उसी दृश्य को यहाँ पर बताया है। आगे हैं पंक्तियाँ। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टें टें टें। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टेटों टेटों। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी चुप्पे चुप्पे। अब इसकी व्याख्या को देखें। यहाँ पे बताया है कि सुन पड़ता है मीठा मीठा स्वर टपकाता सुग्गे का स्वर। सुग्गे यहाँ पर तोता को कहा जाता है। सुआ, तोता, मिट्ठू, ये सभी आपके किसके के नाम हैं। तो वो टेंटे करके उसका स्वर सुनाई दे रहा है। और वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर, वहीं पर सारस के स्वर भी टेंटों टेंटों करके सुनाई देता है, जो कि मन को आनंदित करता है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। अब इसी को हम व्याख्या के रूप में देख लेते हैं। इस बंजर भूमि पर भी तो तोते का मीठा सुर सुनाई पड़ता है। सारस की आवाज़ जंगल के सीने को चीरते हुए निकल जाती है। कवि का मन करता है कि वो उसी सारस के साथ पंख फैलाकर उड़ जाए। कवि उड़कर वहाँ पहुँचना चाहता है जहाँ हरे खेत में कोई प्रेमी युगल छुपकर मिल रहे हों। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी पक्षी मिलते हैं या इंसान जो प्रेम करने वाले आपस में मिलते हैं तो वो एकांत जगह चाहते हैं और चुपके से मिलना चाहते हैं कि उनको कोई देख ना ले।
वहाँ दबे पाँव जाकर कवि उनकी प्रेम कहानी सुनना चाहता है। और अब यहाँ पर जैसे ही उनके जोड़ों को देखा तो कवि का मन करा कि वो क्या बातें कर रहा है, काश मैं भी जाके वहाँ पर सुन लूँ। अब आते हैं हम प्रश्न अभ्यास पे। सबसे पहला प्रश्न, इस विजन में अधिक है पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों। तो यहाँ पर जो नगरी या शहरी भी बोल सकते हैं हम, संस्कृति के प्रति कवि का जो आक्रोश है उसको यहाँ पर बताया गया है और वो क्यों है, कारण भी हमें बताना है। तो उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने नगरीय संस्कृति की व्यावसायिकता, मतलब व्यवसाय के लिए लोग क्या करते हैं, नगरों में जाते हैं, पर आक्रोश प्रकट किया है। उनके अनुसार नगर के लोग व्यापार को महत्व देते हैं, वे प्रेम और सौंदर्य से बहुत दूर हैं, वे प्रकृति से भी कर चुके हैं। कवि इसे नगर संस्कृति का दुर्भाग्य मानता है। तो यहाँ पर पूरे में बताया गया है कि लोग क्या है, व्यवसाय करने के लिए इधर उधर भागते हैं, इतनी प्यारी सुंदर प्रकृति को छोड़ करके वो ऐसा क्यों करते हैं। उनको यहाँ पर फल सब्जी दूध सब तो मिल सकता है, परंतु वो इनके पास न रह के व्यापार को महत्व देते हैं और क्या करते हैं, गाँव के गाँव छोड़कर वो दूसरी जगह चले जाते हैं। शहरों में वो कम कम जगह में रहना पसंद करते हैं, जबकि गांव में खुली हवा में वो सांस लेना पसंद नहीं करते हैं। वे प्रेम और सौंदर्य से क्या है, इस कारण से बहुत दूर हो जाते हैं और वे प्रकृति से भी कर चुके हैं, मतलब प्रकृति से भी वो क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। कभी इसे नगर संस्कृति का दुर्भाग्य ही मानता है कि मतलब ये तो नगर संस्कृति का दुर्भाग्य है कि लोग मतलब इसको छोड़ करके और वहाँ पर जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा। तो सरसों को सयानी मतलब जो बच्ची होती है, जब वो बड़ी हो जाती, शादी के योग्य हो जाती है, तो उस बच्ची को हम जो संबोधन देते हैं वो कैसा देते हैं, सयानी का देते हैं। मतलब लड़की सयानी हो गई है, मतलब बड़ी हो गई, अब इसकी शादी करो। तो यहाँ पर भी सरसों को सयानी कहकर कवि यह बतलाना चाहता है कि अब वह बड़ी हो गई है, उस पर आए फूलों के कारण उसका जो रूप सौंदर्य है वह कैसा हुआ है, निखर आया है। क्योंकि आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा होता है, एक बड़ा होता, मतलब बच्ची की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो जो छोटी बच्ची रहेगी उसमें मासूमता रहेगी, सब चीज़ें रहेंगी, और वही बच्ची यदि थोड़ी सी बड़ी हो जाती तो उसमें ऐसा लगता है मानो यौवन छा गया हो, मतलब सारी सुंदरता उसके अंदर समाहित हो जाती है। और इसी कारण से आपने देखा होगा गांव में, शहरों में जैसी लड़की बड़ी होती है तो सब लोग क्या है, उसकी शादी करने के पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो सौंदर्य होता है वह निखर कर आ जाता है। अगला है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। तो अलसी अल्हड़ नायिका है, उसकी कमर लचीली है, देह पतली है और स्वभाव से हटीली है। उसने अपने शीश पर नीले फूल धारण किए हुए है, मतलब सिर पर, शीश का मतलब यहाँ पर सिर पर है। तो अलसी कैसी है, अल्हड़ नायिका जैसी है, नायिका होती है तो वो सुंदर होती है, और वो उसमें भी जो यौवन को प्राप्त नायिका हो वो और ज़्यादा सुंदर होती है। उसकी कमर कैसी होती है, लचकीली होती है। आपने देखा होगा जो लड़कियां होती हैं ना, जब उनकी शादी नहीं होती तो उनकी कमर बहुत पतली होती है और बहुत सुंदर होती है। तो उसकी जो कमर है वह कैसी है, लचीली है, मतलब जहाँ चाहे वो मुड़ सकती है। देह पतली, उसका शरीर भी क्या है, दुबला पतला है, और स्वभाव से हटीली, मतलब हट करने वाली है, चित करने वाली है। उसने अपने शीश पर पीले फूल क्या किए हैं, धारण किए हुए, मतलब पीले फूलों से गजरे आदि बना करके पहने हुए हैं। वह मानो सबको प्रेम का खुला निमंत्रण देकर कह रही है, जो भी मुझे छुए मैं उसे अपना दिल दे दूंगी। और यहाँ पर बताया गया है, कवि कह रहा है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से कि मानो कि उसका जो सौंदर्य है वो क्या कर रहा है, सबको प्रेम का खुला निमंत्रण दे रहा हो, बुला रहा हो, और वो बोल रहा हो कि जो भी मुझे छुएगा मैं उसे क्या करूँगी, अपना दिल दे बैठूंगी। अगला है, अलसी के लिए हटीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है। तो अलसी के लिए हटीली विशेषण का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि वह चने से सटकर उग आई है, मतलब वहीं पर चना हो रहा है और वहीं पर क्या हो रही है, अलसी हो रही है। वह हवा से लहराकर बार बार झुककर जमीन को छू जाती है और अगले ही पल तुरंत क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है। अगला प्रश्न है, चांदी का बड़ा सा गोल खंबा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है।
तो सरोवर के जल में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। आपने देखा होगा तालाब होता है और तालाब में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं मतलब उसके ऊपर सूरज होता है तालाब के ऊपर, तो यूँ लगता है जैसे पानी के नीचे चांदी का बड़ा गोल खंबा हो। रंग, चमक और रूप की समानता के कारण यह कल्पना मनोरम पड़ जाती है या बन जाती है, ये भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर उसी दृश्य को प्रस्तुत किया गया है कि नीचे पानी है और पानी में क्या है, सूर्य का बिंब पड़ रहा है, उसकी किरणें पड़ रही हैं। तो उसको देख कर के ऐसा लगता है मानो चांदी का बड़ा कोई गोल खंबा हो और वो कैसा हो रहा है, चमक रहा हो और उसमें क्या है, सुंदरता हो। तो यहाँ पर ये सब कवि की कल्पना है जो हमारे मन को आनंदित कर रही हैं। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। तो अब हमें यहाँ क्या करना, हरे चने के बारे में बताना है। तो ग्रामश्री कविता में वर्णित हरा चंद आकार में एक बीते के बराबर है। जैसे बीता होता ना, हरा हाथ होता है, तो उंगलियों से लेकर हमारी हथेली, मतलब पूरी हथेली ले लो, कलाई बोलते हैं, तो उंगली से कलाई तक जो हमारा हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बीता, एक बीता। और इसी को हम अंगूठे से उंगली तक नापते हैं जब, तो इसी को हम कैसे नापेंगे, एक बीता, दो बीता, तीन बीता। तो जितने टाइम हम अंगूठे से लेकर चिंगली तक के हिस्से को नापते हैं उसको हम बीता कहते हैं। उस पर आए फूल देखकर लगता है कि उसमें गुलाबी पगड़ी बांध रखी है। और उस पर क्या हो रहे हैं, गुलाबी फूल आ रहे हैं। तो वो फूलों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मान लो उस चने की पेड़ ने क्या कर रखा है, अपने सिर पर गुलाबी पगड़ी बांध रखी है। आपने देखा होगा शादी ब्याह होती हैं तो हम क्या करते हैं, शादी में पगड़ी बांधते हैं। कोई पचरंगी बांधता है, कोई गुलाबी बांधता है, कोई लाल बांधता है, सब अपनी अपनी पसंद के अनुसार बांधते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम चने की बात कर रहे हैं और चने पर जो फूल आ रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, गुलाबी पगड़ी के समान लग रहे हैं। वह विवाह जैसे किसी मांगलिक कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार दिखाई दे रहा और ऐसा लग रहा है चना जैसे कि वो शादी करने के लिए क्या है, दूल्हा बन करके जा रहा है। अगला है, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है। तो कवि ने निम्न स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया है। जो मानवीकरण अलंकार है वही हम यहाँ देखेंगे। यह हरा ठिगना चना बांधे मुठेरा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटेली, देह की पतली कमर की है लचीली। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दे हृदय का दान उसको। तो इन सब में आप देखेंगे मानवीकरण किया गया, मतलब उसको कहीं वधू बना दिया तो कहीं पे वर बना दिया। जैसे चने के पेड़ में बात आई तो चने के पेड़ में ये वर बन गया, और पतली कमर और ये उस हटीली होना, ये सभी क्या है, नायिका बन गई, अर्थात वधू बन गई। वर वधू का नाम लेंगे तो वर और वधू हो जाएगा, और नायक नायिका का नाम लेंगे तो नायक नायिका हो जाएगा। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। अब यहाँ पे नायिका का वर्णन कर दिया है कि जो सरसों हैं वह क्या है, बड़ी हो गई है, सयानी हो गई, और उसके हाथ भी कैसे हो गए हैं, पीले हो गए हैं, और अब वो क्या है, शादी करने के लिए मंडप पर आई है, पधारी है, बैठी है। फाग गाता मास फागुन है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। और पत्थर क्या है, यहाँ पर प्यासे पथिक की भांति बताए गए हैं, जो कि क्या है, पानी पीकर अपनी प्यास को बुझाना चाहते हैं। और फाग गाता मास फागुन, यहाँ पर जो फाग का महीना है वह फाल्गुन के गीत को गाता है, या फाग के गीतों को फागुन का महीना गाता है। दोनों ही तरह से हम ले सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, मानवीकरण अलंकार है। अगली पंक्तियां हैं अगले प्रश्न से। कविता में से उन पंक्तियों को ढूंढिए जिसमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहे हैं या हो रहा है। और चारों तरफ सूखी है और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहाँ भी तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित कर रहा है। तो उपर्युक्त भाव को व्यंजित करने वाली पंक्तियां हैं। बांझ भूमि पर मीठा मीठा रस टपकाता, इधर उधर रीवा के पेड़, सुग्गे का स्वर कांटेदार कूप खड़े हैं।
टें 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 सुन पड़ता है। अब आते रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न को लेते हैं और उसके उत्तर को बताती हूँ। और सरसों की न पूछो, इस उक्ति में बात को कहने का एक खास अंदाज है। जैसे और सरसों की न पूछो, इस उक्ति में क्या है, एक अलग अंदाज दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की शैली का प्रयोग कब और क्यों करते हैं? हम क्या करते हैं, इस प्रकार की जो शैली होती है इसका प्रयोग कब और क्यों करते हैं, इस कारण को हमें बताना है। तो हम इस तरह की शैली का प्रयोग प्रशंसा करते समय करते हैं। अत्यधिक आश्चर्य, निंदा या भावों की अति दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे उस दुष्ट की करतूतों की न पूछो, अरे ताजमहल की ऊंचाई की न पूछो। क्यों प्राय हम किसी भाव से इतने अधिक अभिभूत हो जाते हैं कि कोई शब्द उसे व्यक्त नहीं कर पाता। तब हम शब्दों की लाचारी बताने के लिए यह कहते हैं, उसकी बात मत पूछो। आगे प्रश्न है, काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया आपकी दृष्टि में किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है? तो काले माथे और सफ़ेद पंख वाली चिड़िया किसी ऐसे स्वार्थी व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है जो दूसरों का शोषण करने के लिए तत्पर रहता है। वह दूसरों की भलाई के बारे में सोचे समझे बिना मौके की तलाश में रहता है और मौका पाते ही उसे अपना शिकार बना लेता है। तो यहाँ पे बताया कि जो काले माथे और सफ़ेद पंख वाली चिड़िया है वह क्या करती है, किसी ऐसे स्वार्थी व्यक्तित्व का प्रतीक है, उसको बताती है जो दूसरों का शोषण करने के लिए क्या है, हमेशा तैयार रहता है। वह दूसरों की भलाई के बारे में सोचे समझे बिना मौके की तलाश में रहता है और मौका पाते ही उसे अपना शिकार बना करके, जैसे चिड़िया लेकर उड़ गई थी ऐसे ही उड़ जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे भाषा अध्ययन से। बीते के बराबर, ठिगना, मुरैठा आदि सामान्य बोलचाल के शब्द हैं, लेकिन कविता में इन्हीं से सौंदर्य उभरा है और कविता सहज बन पड़ी है। कविता में आए ऐसे ही अन्य शब्दों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर सूची के रूप में मैं बताती हूँ, मेड़, हटीली, सयानी, ब्याह मंडप, फागुन, पोखर, खंभा, चकमकौता, चट, छपाटे, सुग्गा, जुगुल, जोड़ी, चुप्पे चुप्पे आदि शब्द यहाँ पर बताए गए हैं जो क्या कर रहे हैं, कविता की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न है, कविता को पढ़ते समय कुछ मुहावरे मानस पटल पर उभर आते हैं, उन्हें लिखिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो हम जब कविता पढ़ते हैं तो कविता में बहुत सारे मुहावरे, लोकोक्तियाँ आती हैं जिसमें से हमें क्या बताना है, मुहावरे बताना है। हृदय का दान देना अर्थात प्रेम करना, ये मुहावरा हो गया, हृदय का दान देना अर्थात प्रेम करना। पद्मावती की रूप सौंदर्य का वर्णन सुनते ही रत्नसेन ने उसे अपने हृदय का दान दे दिया। अगला है सयानी होना अर्थात समझदार होना। मिनी को देखते ही काबुली वाले को याद आया कि उसकी अपनी बेटी भी सयानी हो गई है। हाथ पीले करना अर्थात विवाह करना। अपनी बिटिया के हाथ पीले करने के बाद गरीब माँ बाप ने चैन की सांस ली। पैरों के तले होना, एकदम निकट होना। कवि जहाँ बैठा था वहीं पैरों के तले ही पोखर था। पोखर मतलब यहाँ पर तालाब से लिया है। ध्यान निद्रा त्यागना अर्थात सजग हो जाना। मछली देखते ही बगुला ध्यान निद्रा त्याग देता है। जो बगला का ध्यान होता है वह कैसा होता है कि जैसे ही उसका शिकार आता है वो फटाक से उसको पकड़ लेता है। इसलिए विद्यार्थी के जो पंच लक्षण है उसमें बताया भी गया है। विद्यार्थी के पंच स्वानिंदा मतलब कुत्ते जैसी नींद होना, बगुला जैसे ध्यान होना, अल्प खाना, ग्रह त्यागी होना। तो ये ऐसी सब चीज़ें क्या है, विद्यार्थी जीवन के लिए बताई गई हैं। काक अर्थात कौए की जैसी चेष्टा होना, ऐसे 5 हो गए आपके। अगला है गले के नीचे डालना अर्थात खा जाना। भूखा भिखारी सूखी रोटियां गले के नीचे डालता जा रहा था। अगला है हृदय चीरना अर्थात दुख पहुंचाना। प्रेमी युगल द्वारा एक दूसरे के साथ विश्वासघात करना हृदय चीरने वाली बात होती है। इसलिए हमें क्या है, कभी भी किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए।
तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।